सोलर सिस्टम। इस चैप्टर में हम सोलर सिस्टम को डिटेल से डिस्कस करेंगे और मेन हमारा ऑब्जेक्ट होगा दो हमने सिस्टम डिस्कस करने हैं, एक टू बॉडी सिस्टम और दूसरा थ्री बॉडी सिस्टम। और टू बॉडी सिस्टम में हमारे पास एक सन होगा और इसे एक गिर्द घूमने वाला कोई भी प्लैनेट हो सकता है, वो अर्थ है या जुपिटर या कोई भी और प्लैनेट है। थ्री बॉडी सिस्टम में होगा जिसमें हम दो सन और उसके साथ दो प्लैनेट्स को कंसीडर करेंगे और उसको मॉडल करेंगे, सिमुलेट करेंगे। तो इस सारे केस में अगर आपने फंडामेंटल फिजिकल प्रिंसिपल अंडरस्टैंड करना है तो बेस्ट वे ये होता है कि आप फ्रिक्शनल फोर्स को इग्नोर करें। तो इस केस में भी हम ऐसे ही करेंगे जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन हमने इंटरलैल पे देखी है, उसमें हमने फ्रिक्शनल फोर्स डिस्कस नहीं की क्योंकि हमने वहाँ पे फंडामेंटल फिजिकल प्रिंसिपल अंडरस्टैंड करना था। तो फ्रिक्शनल प्रिंसिपल फ्रिक्शनल फोर्स आप डाल के उसको मजीद रियलिस्टिक बना सकते हैं, लेकिन अंडर फिजिकल प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए आप बेहतर है कि फिजिकल फ्रिक्शनल फोर्स को इग्नोर करें। तो केपलर्स लॉ ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। तो इसमें हम कंसीडर करेंगे हाइपोथेटिकल सोलर सिस्टम होगा हमारे पास और वो उसमें अर्थ है और एक सन है। तो दो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, एक सन है और अर्थ उसके गिर्द रिवॉल्व कर रही है। और सिर्फ एक ही फोर्स हम इसमें कंसीडर करेंगे, वो है ग्रेविटी। सेकेंड लॉ के मुताबिक ग्रेविटेशन लॉ हमारे पास है, इनवर्स के लॉ जिसे हम कहते हैं। ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, ये मास ऑफ सन है, ये हमारे पास मास ऑफ अर्थ है, ये डिस्टेंस बिटवीन मास एंड जो सन और अर्थ के दरम्यान में है, और ये उनके दरम्यान में जो फोर्स एग्जिस्ट करती है। इस केस में हम अजम्पशन लेते हैं कि जो सन का मास है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है, उसकी मोशन निग्लिजिबल है। रियलिस्टिकली ऐसे नहीं है, लेकिन हम इस केस में हम ये देखेंगे, अजम्पशन लेंगे कि सन का जो ज़्यादा मास होने की वजह से उसकी मोशन निग्लिजिबल है। गोल हमारे पास ये है कि पोजीशन ऑफ अर्थ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये हमने फाइंड करना है। तो ये हमारा गोल है, उसकी एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो सेकंड लॉ हमारे पास ये भी है फिजिकल टू एम ए। तो इसको अगर आप अप्लाई करें इसमें, इस केस में हमारे पास एफ ये ग्रेविटेशन फोर्स है और एम ए मैस ये है और एक्सीलरेशन ये एक्स डायरेक्शन में, और एफ एक्स वाई डायरेक्शन में फोर्स और वाई डायरेक्शन में ये एक्सीलरेशन। जबकि हमारे पास ये सन है ओरिजिन पे और ये एक पॉइंट पे सर्कल पे हमारे पास अर्थ है। तो इस केस में हमने जो ऑर्बिट लिया है वो भी सर्कुलर लिया है। तो फोर्स ये टूवर्ड सेंटर है, यानी कि सन के अलोंग है ग्रेविटेशन फोर्स। इसको अगर आप दो कोऑर्डिनेट्स में ब्रेक करेंगे तो एक वाई कोऑर्डिनेट पे फोर्स होगी और दूसरी एक्स कोऑर्डिनेट पे फोर्स होगी। उसके दरम्यान में ये एफ जी और एक्स के दरम्यान में एंगल है थीटा। तो इसको अगर आप थीटा को यूज करते हुए एफ से एक्स कंपोनेंट लें तो आपके पास ऐसे होगा। तो माइनस जी एम ई एम एस, माइनस शो कर रहा है फोर्स टूवर्ड सेंटर, और जी एम ई एम एस और आर स्क्वायर ये हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स की मैग्नीट्यूड हो गई और ये साथ कॉस थीटा हो गया। और इस तरह हमारे पास ये मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, ये हमारे पास फोर्स का आ गया वाई कंपोनेंट। तो इस तरह आप एक्सीलरेशन को फोर्स डिवाइड बाय मास ये लिख सकते हैं। तो अब अगर आप ये वैल्यूज पुट करें इसमें जी एफ जी एक्स की और एफ जी वाई की, तो आप देखोगे कि एफ जी एक्स की जगह पे आपने वैल्यू पुट की है तो आपके पास वैल्यूज आ गई ये एफ जी एम एस कॉस थीटा ओवर आर स्क्वायर, और कॉस थीटा की इसमें मैंने वैल्यू पुट की है एक्स ओवर आर। कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर आर, ये आप ट्राइंगल से फिगर आउट कर सकते हो। और इस तरह वाई के अलोंग जो एक्सीलेशन है माइनस जी एम एस साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी एम एस वाई ओवर आर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे हमने पुट किया वाई ओवर आर। बाय आयलर क्रेमर मेथड आप इसको इसकी आइटरेटिव इक्वेशन बना सकते हो। आप इसकी डिफरेंशियल जो न्यूमेरिकल डिफरेंशियल फॉर्म है उसको रिजॉल्व कर सकते हो। और ये हमारे पास है सेकेंड और डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आयलर क्रेमर मेथड के यूज़ करते हुए हमने इसको दो इक्वेशन में ब्रेक कर लिया है। तो अब बात करें अगर हम यूनिट्स की, तो इसमें प्रॉब्लम में यूनिट्स क्या होंगे। तो यूनिट्स हमें पता है कि जो लार्ज स्केल प्रॉब्लम है इसके दरम्यान में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कई किलोमीटर एग्जिस्ट करता है। जैसे कि ये हमारे पास है अर्थ से सन जो डिस्टेंस है वो 1.5 मल्टीपल 10 टू पावर
11 मीटर है। तो हम अगर ये मीटर्स ऐसे ही यूनिट्स यूज करते रहें तो ये प्रॉब्लम के लिए कन्वीनियंट नहीं है। तो बार बार आप देखोगे कि एक्सपोनेंट के साथ ये बड़ी बड़ी पावर्स हम लिखते हुए नजर आते हैं आएंगे। तो इससे बेहतर है कि हम वो यूनिट्स कंसीडर करें जो कि इस प्रॉब्लम के स्केल को मैच करते हों, और वो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। फंडामेंटल जो यूनिट्स जिसे हम कहते हैं, एक क्वांटिटीज हैं, डिस्टेंस और टाइम और तीसरा मैस। तो डिस्टेंस हम लेंगे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 AU। तो ये एवरेज डिस्टेंस होगा बिटवीन सन एंड अर्थ। तो ये हमारे पास यूनिट हो गया डिस्टेंस का। टाइम का यूनिट है 1 ईयर। तो जैसे कि ऐसे यूनिट में 1 सेकेंड होता है, यहाँ पे यूनिट है हमारे पास 1 ईयर। अगर आप मैथ की बात करें तो MeV²/R, और ये हमारे पास होगी सेंटीपिटल फोर्स, और ये हमारे पास है ग्रेविटेशन फोर्स जो इक्वल है अगर आपके पास सर्कुलर मोशन है तो इसमें मैंने ME कैंसिल आउट हो गया, RA कैंसिल आउट हो गया, और V² की मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई, और मैंने GMS की वैल्यू फाइंड कर ली, V²R आ गई। GMS इज इक्वल टू V²R। अच्छा, तो V की वैल्यू हमें पता है कि वो है जो बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, तो वो 2πr ओवर, यानी कि सरकमफेरेंस 2πr और T होता है। तो V हमारे पास है 2πr, R हमारे पास 1 AU है क्योंकि मैंने अर्थ कंसीडर की है सन के अराउंड, और यहाँ पे हमारे पास है 1 ईयर जो टाइम है, टाइम पीरियड है रेवोल्यूशन का। तो ये हमारे पास आर की जगह पे 1 AU आ गया, और मैंने इसको यहाँ से GMS को लिख लिया 4π² AU³ और ईयर स्क्वायर। तो ये जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स हैं उसमें डिस्टेंस इसके इक्वल है, टाइम इसके इक्वल, और मैस इस क्वांटिटी के इक्वल। अब हम यूज करेंगे डिफरेंस इक्वेशन देखेंगे इसमें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में। तो GMS यहाँ पे आगे, GMS की जगह पे मैंने 4π² पुट कर दिया इन यूनिट्स के मुताबिक, क्योंकि GMS की जगह पे क्या है 4π²। अब मैं इनकी आइडेंटिटी इक्वेशन बनाऊंगा, डिफरेंस इक्वेशन मैंने पुट किया, और आप देखो इसको रेंज करने के बाद मुझे ये वैल्यू मिल गई, और इसी तरह दूसरी जो इक्वेशन थी x के अलॉन्ग वो ये रही। अब बात करें y के अलॉन्ग, तो y में हमारे GMS और R³, GMS की जगह पे 4π² y ओवर R³ आ गया, और वेलोसिटी की इक्वेशन अगर आप यहाँ पे डिफरेंस फॉर्म पुट करें डेरिवेटिव की, तो मैं आपके पास ये आ जाएगा, और दूसरी इक्वेशन अलोंग y एक्सिस ये रही। तो इनिशियल जो हमारे पास कंडीशंस हैं, अगर आप बात करें कि इनिशियल, ये जो इनिशियल कंडीशन है वो सिमुलेशन, तो ये हमें थोड़ा सा देख के लिए चूज करनी होंगी। जैसे कि अगर मैं लेता हूँ कि इनिशियल कोऑर्डिनेट है यहाँ पे है एक्स एक्सिस पे हमारे पास जो प्लेनेट है, और वाई कोऑर्डिनेट उसका 0 है। तो ये मैंने एक्स वाई चूज कर ली। अब इस चॉइस के लिए जो मेरे पास टोटल जो वेलोसिटी होगी वो वाई के अलॉन्ग होगी, क्योंकि अलोंग द टेंजेंट होगी। तो अलोंग द टेंजेंट हमारे पास बनती है ये वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट, ये है। जबकि ये जो अलोंग द एक्स एक्सिस है ये वेलोसिटी 0 होगी। तो इस वजह से सारी की सारी जो वेलोसिटी आपने लेनी होगी वो वाई के अलॉन्ग लेनी होगी, वी एक्स आपके पास 0 होगी। तो इस प्रॉब्लम में हमने जो टाइम डिफरेंस कंसिडर किया है वो ये है 0.002 ईयर्स अर्थ और सन के लिए। तो इसके लिए सिमुलेशन आप ये देखोगे कि यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, और ये ऑब्जेक्ट मूव होता हुआ सन के अराउंड यहाँ पे आके रुका है। तो ये रहे हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में, या जो आप कहें कि हमारी जो सोलर सिस्टम, हाइपोथेटिकल सोलर सिस्टम है, अर्थ और सन पे जो कोशिश करता है उसकी सिमुलेशन ये रही। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था केपलर्स लॉ से, तो अब हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं सिर्फ यहाँ पे स्टेट करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह आप केपलर्स लॉ को वेरीफाई कर सकते हो। तो पहला है हमारे पास ऑल प्लैनेट्स मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स विद द सन एट वन फोकस। तो ये हमारे पास पहला केपलर्स लॉ है। दूसरा केपलर लॉ है कि द लाइन ज्वाइनिंग अ प्लैनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम्स। अगर आपके पास यहाँ पे कहीं प्लैनेट है तो जो एरिया होगा यहाँ से यहाँ तक का वो इक्वल इंटरवल्स में, जैसे कि यहाँ पे आपके पास है और ये है, तो ये इक्वल इंटरवल्स में इक्वल एरिया स्वीप करेगा। तो और इफ टी इज द पीरियड एंड ए द मेजर, तो ये हमारे पास द मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट है, देन टी स्क्वायर टाइम पीरियड और सेमी मेजर एक्सिस क्यूब इज अ कांस्टेंट। किसी भी प्लेनेट के लिए आप ये देखोगे
ये कांस्टेंट होगा। तो हमारे केस में जो हमने सिमुलेशन कंस्ट्रक्ट की है वो है सर्कुलर ऑर्बिट्स के लिए। तो आप वो प्लैनेट्स ले सकते हैं जिनके ऑर्बिट सर्कुलर हैं, तो आप उनको चूज करें और हर किसी के लिए ये वैल्यू फाइंड आउट करें। टाइम पीरियड देखें, कोई भी एक फिक्स पॉइंट ले लें दोनों का, सारे प्लैनेट्स का, उनमें टी टाइम पीरियड कैलकुलेट करें और उनका ए आप कैलकुलेट करो, उनको डिवाइड करो, देखोगे वो हर किसी प्रॉब्लम में वो कांस्टेंट आता है या नहीं आती। तो आप देखोगे कि जिनके सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं प्लैनेट्स के, आप उनको चूज करके इसमें जब वैल्यू कैलकुलेट करोगे इसी एग्जिस्टिंग सिमुलेशन के लिए, तो वैल्यू हर किसी में सेम आएगी। तो ऑल थ्री जो हमारे पास लॉज हैं उनका कॉन्सिक्वेंस ये है कि आपके पास जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो फॉलोज एन इनवर्स स्क्वेयर लॉ। तो सारे के सारे जो कैपिटल लॉ हैं उनका कॉन्सिक्वेंस हमारे पास ये है। तो हम कैपिटल लॉ को कैसे कंफर्म कर सकते हैं, जैसे कि थर्ड है, तो थर्ड केस को जो टी स्क्वेयर ओवर ए क्यूब को जैसे मैंने आपको बताया, हम कंफर्म कर सकते हैं कि आप डिफरेंट प्लैनेट्स लें जो कि अगर आप सिमुलेशन को मैच करना चाहते हैं, तो हमने बनाई है सर्कुलर ऑर्बिट्स के लिए। तो आप वो सारे प्लैनेट्स लें जिनके ऑर्बिट सर्कुलर हैं और ये हर किसी के लिए हर किसी का टाइम पीरियड कैलकुलेट करें और उसको ये ए से डिवाइड करें सेम मेजर एक्सिस से। तो आप देखोगे कि सब हर जो आपके पास प्लैनेट है उसमें आपके पास ये वैल्यू सेम आती है, कांस्टेंट आती है।